बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज मैं सेक्टरल एनालिसिस कर रहा हूं टैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है उस पे एनालिसिस कर रहा हूं कि उसके टैक्सेशन किस तरह से हो रही है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, किस तरह से टैक्सेशन बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं अवेयरनेस दूं हर किसी को, हर इंसान को जो पाकिस्तान में रह रहा है उसको टैक्सेशन की अवेयरनेस दूं। तो ये चैनल जो है एजुकेशनल चैनल है और सिर्फ इसमें मकसद लोगों को एजुकेट करना है। ये क्योंकि मेरा अपना एनालिसिस है तो इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो किसी को पसंद नहीं आ रही या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल एफबीआर के तरफ से नहीं है, बल्कि ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है जो मैंने इसमें किया। तो मैंने कोशिश की है कि किस तरह से अवेयरनेस दी जा सके और किस तरह से टैक्सेशन को बढ़ाया जा सके। तो उम्मीद है कि ये सारी लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा। आप इसको इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के हम मशकूर हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया और इसके लिए लेक्चर के लिए कहा। तो ये लेक्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा, जिस पे आप बाकी जिस तरह से शुगर सेक्टर की स्टडी है और बाकी चीज़ें टैक्सेशन, कारपोरेट गवर्नेंस, रिसर्च के रिलेटेड टॉपिक हैं, इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का टैक्सेशन का जो एनालिसिस है ये भी उस पर अवेलेबल होगा। तो मेरे जो प्रेजेंटेशन है उसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि स्कोप क्या है, इस स्टडी का स्कोप क्या है। स्कोप के बाद उसका इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आएगा टैक्स कंट्रीब्यूशन एंड शेयर इन इकोनॉमी कि इस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है टैक्स में और इकोनॉमी में इसका कितना शेयर है। फिर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसके रॉ मटेरियल का कहाँ से आते हैं और उसकी क्या कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट कितनी आती है। मैटर्स रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन के कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिस पे अभी टेंशन ली जाए और उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए, वो भी मैटर्स मैं बताऊंगा। और स्टेप्स टेकन बाय द एफबीआर ने कौन से स्टेप्स लेने हैं उनके बारे में बात होगी। और रिकमेंडेशन के बाद क्वेश्चन एंड आंसर होंगे जिसके बारे में बात होगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या होगा। स्कोप के बाद हर चीज़ को एक एक को मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। स्कोप के हवाले से अगर बात की जाए, दिस सेक्टर एनालिसिस फोकस ऑन पाकिस्तान हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यूज़ होती हैं और जो उनको बनाते हैं उसके बारे में बात होगी। एग्जामिनिंग इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी और ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या हैं, उनको ऑपरेट करते हुए इस सेक्टर को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। एंड रेगुलेटरी लैंडस्केप्स और क्या क्या रेगुलेशंस हैं जो उन पे अप्लाई होते हैं। एज वेल एज इशूड रिलेटेड टू कंप्लाइंस विद टैक्स लाज, और टैक्स लाज के रिलेटेड जो इशू होंगे उनको भी हम एड्रेस करेंगे इसमें। प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी की बात होगी कि किस तरह से कंज्यूमर को जो प्राइस पहुंच रही है क्या पूरे पे टैक्स पे हो रहा है। एंड सप्लाई चेन डायनामिक्स, और किस तरह से सप्लाई चेन चलती है मैन्युफैक्चरर टू एंड कंज्यूमर। तो इसके बाद दी स्टडी आल्सो हाईलाइट द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर इनिशिएटिव टू एड्रेस द टैक्स लीकेज एंड इनहांस द सेक्टरल अकाउंटेबिलिटी थ्रू इनोवेशन ऑफ कंप्लाइंस मेजर्स एंड टारगेट इन्फोर्समेंट एक्शंस। तो एफबीआर के जो मेजर्स हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा कि एफबीआर किस तरह से अपने मेजर्स ले रही है जिसमें लीकेज ऑफ टैक्सेशन जो है वो रुक जाएगी और उससे सिग्निफिकेंटली टैक्स जमा होना शुरू हो जाएगा और उन सेक्टर्स की किस तरह से अकाउंटेबिलिटी हो रही है। बाय एक्सप्लोरिंग दीज फैक्ट्स द एनालिसिस प्रोवाइड्स द एक्शनेबल रिकमेंडेशन। जब मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा फिर मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन भी होंगी, अगर वो अप्लाई की जाएँ बोर्ड में तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर एप्लीकेबल होंगी, जो कि फॉर एफबीआर के लिए भी होंगी और बाकी स्टेक होल्डर के लिए भी होंगी। टू स्ट्रेंथन द सेक्टर्स रेजिलियंस एंड कम्पिटिटिवनेस, कि जिसकी वजह से सेक्टर जो है उसमें जो बेहतरी आई जा सकती है वो बेहतरी लाई जाएगी और जो कम्पिटिटिवनेस है उनके दरमियान वो पॉजिटिव होगी कि पॉजिटिव करके सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट हो, टैक्सेशन में भी इम्प्रूवमेंट हो और कंज्यूमर भी बेनिफिट में आए।
तो अगर इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन में मैं बता सकूंगा कि ये एक बड़ी अहम इंडस्ट्री है, आपको पता है अहम रोल है इसका नेशनल इकोनॉमी में। सबसेट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैटेगरी विद इन द पाकिस्तान, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में वो आते हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर ज़्यादातर। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इनका बड़ा अहम किरदार है एम्प्लॉयमेंट में। ये बहुत सारी पॉपुलेशन को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी दी हुई है इस सेक्टर ने, और जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। मार्केट कंप्रोमाइज़ बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो मार्केट में ज़ाहिर है इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, इंटरनेशनल इक्विपमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं और लोकल मैन्युफैक्चरर भी हैं इसमें। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट प्रोजेक्ट्स टू ग्रोथ एनुअली बाई 2.8%। ये जो कंज्यूमर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का प्रोजेक्शन है ये ग्रोथ कर रहा है 2.8% से तकरीबन। अगर हम इसकी 2024 टू 2029 की प्रोजेक्शन देखें तो 2.8% इसकी ग्रोथ आ रही है। पाकिस्तान फाइनेंशियल ईयर जीडीपी जो नॉमिनल है पाक रुपीज़ में 7.9 ट्रिलियन जो है इसमें, और कॉन्ट्रैक्टेड 0.17%, YOY फाइनेंशियल ईयर 22 में 6.3% इसमें ग्रोथ थी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट 21.7% टू जीडीपी। टोटल जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का जो कंट्रीब्यूशन है पूरी इंडस्ट्रीज़ का वो 21.7% है, विद मैन्युफैक्चरिंग मेकिंग अप ऑफ 60% ऑफ द इंडस्ट्रियल वैल्यू एडिशन, जिसमें इंडस्ट्रियल वैल्यू एडिशन हो रही है 65%। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है LMCG अकाउंटेड फॉर 75% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो वो जो 21% का इंडस्ट्रियल है उसमें से 75% जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर रही हैं लार्ज स्केल में। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है वो क्लासिफाइड एज अ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अंडर द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूटिंग 2.1%। क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक अगर हम करें तो टोटल जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी 21.7% जीडीपी का कर रही है, उस 21.7% में से 75% जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर रही हैं। तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का 2.1% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक गुड। तो इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी मैंने ये बनाई है, ये देखें। अगर हम इंट्रोडक्शन इसमें बात करें इसकी जो इकोनॉमी का टोटल कंट्रीब्यूशन हुई फाइनेंशियल ईयर 2023 में, उसमें एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो था 24%। अब एग्रीकल्चर का टोटल 24% है, इंडस्ट्रियल का 21.7% उसमें शेयर है, और सर्विसेज का 54.3% है। अब देखें कि सर्विसेज जो है हमारी वो एग्रीकल्चर और दोनों से मिलके ज़्यादा है 50%। तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट ऑफ द डे है कि हमारी इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्री को है इसको इंक्रीज़ होना चाहिए, ये एटलीस्ट सर्विसेज से ज़्यादा होनी चाहिए थी 53%। देन हमारे पीपल जो इधर की पॉपुलेशन है उसको रोज़गार भी मिलेगा, लोगों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और इधर ही खुशहाली आएगी। ये भी एक चीज़ इसमें सोचने की है, ये इसके पॉइंट के साथ आ गई। तो अगर हम एग्रीकल्चर को फर्दर सेग्रीगेट करें तो एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स हैं वो 38% है और लाइफ स्टॉक जो है 62% है। ये क्रॉप्स में भी हमारी रेशो कुछ प्रोडक्शन एज पर डेवलप्ड कंट्री हमारी पर एकड़ प्रोडक्शन जो है वो कम है, तो इसको भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारी असल जो सिचुएशन थी जिस पे हम आज बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का है उसमें 65.9% जो मैन्युफैक्चरिंग है टोटल हो रही, उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 75.6% है। मींस मेजर शेयर जो है मोर देन आप कह लें 3/4 जो शेयर है 75% वो जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर रही हैं, और जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उनके पास 14.6% शेयर है, और फिर स्लॉटरिंग जो है 9.8% है। तो इस तरह से जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 75.6% उनका शेयर है मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो 2.1% है। तो इस तरह से ये एक मेजर कंट्रीब्यूट कर रही है इसमें जीडीपी में भी, और इसकी जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है
जो पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है उसमें भी इसकी मेजर रेशो है। तो अगर हम बात करें कि मेजर प्लेयर्स कौन से हैं मार्केट में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो जिनका मेजर प्लेयर्स हैं उसमें नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है और टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर वो क्या करते हैं। H&R कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है एक हमारे पास, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस करती है। फिर हमारे पास डिजिटल वर्ल्ड पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स करती है। फिर पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड प्लस ट्रांसफार्मर्स प्रोड्यूस करती है। TCL इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो भी इलेक्ट्रिक गुड्स प्रोड्यूस करती है। DWP टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड जो है इनकी भी मशीनरी पार्ट्स प्लस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है। और KBK इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। और हायर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर अब हम इनकी टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन में सबसे ज़्यादा जो 23-24 में टैक्स पे किया ये इन मिलियंस में आ रहा है। मिलियंस में सबसे ज़्यादा H&R कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने किया, जिसमें इनकम टैक्स उन्होंने 39 मिलियन और सेल्स टैक्स 9,057 मिलियन पे किया। इस तरह से टोटल अगर हम इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की बात करें तो H&R ने ऑलमोस्ट बाकी सब को मिला के भी अगर करें तो उससे शायद ज़्यादा है, तो 9,096 मिलियन जो है H&R की टैक्स पेमेंट थी। तो इसी तरह पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड की बात करें तो उसने इनकम टैक्स जो दिया है 158 मिलियन और सेल्स टैक्स उसका है 3,330 मिलियन। तो इस तरह से 3,488 मिलियन दिया है। तो इस तरह से ये बाकी सब की भी है। तो इसमें जो KBK इलेक्ट्रॉन्स की है वो 26 मिलियन इनकम टैक्स है और 384 जो है सेल्स टैक्स है। इसी तरह इसने 410 मिलियन टोटल टैक्स की कंट्रीब्यूशन की। ये है टोटल जो मेजर प्लेयर्स हैं जिनकी मैंने बात की थी, तो वो मेजर प्लेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये आ रहा है। अब अगर हम बात करें कि इनको अपनी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें रॉ मटेरियल जो इनका है वो ज़्यादातर की मटेरियल में कंप्रेसर्स होते हैं, कंडेंसर्स होते हैं, प्लास्टिक, कॉपर वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं और पैकिंग मटेरियल और पिक्चर ट्यूब्स होती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाने के लिए ये बेसिकली इनके मोस्टली जो है ये रॉ मटेरियल है। तो कंप्रेस्ड एयर एंड गैस यूज इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये कंप्रेस्ड गैस भी यूज़ होती है, तो वो भी एक मेजर रॉ मटेरियल है। ओवर 70% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूट टू द रॉ मटेरियल। तकरीबन ये सारा जो जितना है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए 70% इसका रॉ मटेरियल जो है वो इसमें कंट्रीब्यूशन उसकी है। तो फिर अगर हम आ जाएं, डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स मेक सेक्टर सेंसिटिव टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, क्योंकि ये मोस्टली जो इसका रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्टेड होता है। तो इम्पोर्टेड होने की वजह से हमें जो है इस हवाले से सेंसिटिव है कि हमें बहुत सारा अपना ज़र मुबादला जो है इम्पोर्ट की शक्ल में बाहर भेजना पड़ता है। तो अगर लेबर कास्ट की बात करें तो इसमें सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है ये। लेबर कास्ट अकाउंट्स फॉर 6% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। 70% रॉ मटेरियल था, 6% उसमें लेबर ऐड हो जाती है। तो इस तरह से लेबर जो है 6% कॉस्ट इसको प्रोडक्ट का वो करती है। और एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो एनर्जी इंटेंसिव है, ज़ाहिर है एनर्जी इसमें यूज़ होती है ज़्यादा। तो जो एनर्जी की प्राइसेस राइज कर रही हैं इसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ रही है इनकी। अगर ओवरहेड्स की बात करेंगे तो इनमें इंक्लूड्स द मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस होती हैं, असेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन एंड एडहेरेंस स्टैंडर्ड्स के लिए यूज़ होती हैं। तो अब अगर हम प्राइसिंग में इनकी मार्केटिंग प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा, मार्केटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये कंज्यूमर गुड्स हैं और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस इसकी मार्केटिंग के भी चार्जेस हैं। प्राइस फैक्टर्स की अगर हम बात करें, इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोडक्शन कास्ट, कंपटीशन, कंज्यूमर डिमांड्स एंड टैक्सेशन पॉलिसीज़ जो हैं इसकी वजह से प्राइस फैक्टर जो इनका बनता है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है,
स्ट्रेटजी हमेशा इनकी यही होती है कि कॉस्ट प्लस, बाकियों की तरह कॉस्ट प्लस प्राइस इसमें ऐड करते हैं कि जितनी कॉस्ट है उसमें ये सारी टैक्सेस वगैरह शामिल करने के बाद जो अपना प्रॉफिट शामिल करते हैं, तो एडिंग अ सेट मार्कअप टू कवर द कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी अपनी जो करते हैं। उसके बाद मार्केट बेस प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो एडजस्टिंग प्राइसेस टू रिमेन कम्पिटिटिव, तो इनको क्योंकि ये कम्पिटिटिव रहना चाहते हैं और मार्केट में कम्पिटिटिव इनका है, कम्पिटिटिव मार्केट है, तो इसलिए वो प्राइसेस को बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं रख सकते कि ये कंज्यूमर जो है दूसरे के पास ना चला जाए। तो अगर हम टैक्सेशन इम्पैक्ट की बात करेंगे, गवर्नड बाय द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, पहले तो इस पे सेल्स टैक्स एक्ट लगता है 1990 का। उसके तहत सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 2 जो है वो रिक्वायर करता है टैक्सेशन बेस्ड ऑन द फिक्स रिटेल प्राइस, क्योंकि ये थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं और थर्ड शेड्यूल आइटम में आने की वजह से इनके जो है फिक्स रिटेल प्राइस इनसे ली जाती है। तो फिर आगे मैंडेट्स द मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्प्ले रिटेल प्राइस ऑन ईच प्रोडक्ट। अब इसमें आगे जब मेरी रिकमेंडेशन होगी, एक चीज़ इसमें भी बड़ी अहम है कि ये इनको दी जाती है, मैंडेट दिया जाता है कि इस पे ऊपर आपने प्राइस मेंशन करनी है, क्योंकि थर्ड शेड्यूल आइटम है इसलिए उस पर प्राइस मेंशन करना ज़रूरी होगा। तो वो प्राइस क्या करते हैं, ये पैकिंग जो मटेरियल होता है उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो जो डिस्प्ले हुई होती है उस पर होती नहीं है। ये भी एक पॉइंट है ज़हन में रखने का। तो मैटर्स रिक्वायर्ड टू इमीडिएट अटेंशन, तो इमीडिएट अटेंशन क्या क्या इसमें की जाती है, नॉन प्रिंटिंग और पेस्टिंग रिटेल प्राइस ऑन द पैकिंग इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। यही बात जो मैं अभी कर रहा था कि उनकी जो प्राइस है वो बॉक्स की बजाय उसके ऊपर प्रिंट होनी चाहिए प्रोडक्ट के, ताकि जब कंज्यूमर लेने आता है तो वो डिस्प्ले में लगी होती है। अब डिस्प्ले में लगी हुई है तो कंज्यूमर तो उसको पैकिंग में तो नहीं लगी हुई, वो तो देख के तो उस पर प्राइस अगर ज़्यादा भी लिखी हुई है या ज़्यादा बता देंगे तो वो कंज्यूमर की हरासमेंट होती है कि ज़्यादा जिस पे टैक्स पे हुआ है कंज्यूमर प्राइस पे उसकी बजाय उसको एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। Retail price displays only on the packing, not directly on the product, misleads the consumer, especially during the store display without packing access. Consumer may pay price higher than the manufacturing and import set rates, undermines the consumer's rights and enable the unfair retail price। वही जो बात मैंने आपको की वही इसमें मेंशन है। तो अब जो मटेरियल मैटर्स रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन में है उनमें सेकंड वन है रिटेलर इशू अ नॉन इंटीग्रेटेड इनवॉइसेस इंस्टेड ऑफ पीओएस कंप्लायंस वन। अब जो पीओएस, क्योंकि रिटेलर जो है इसको इंटीग्रेट होना ज़रूरी है कि उसका पॉइंट ऑफ सेल लगा हो और उस पॉइंट ऑफ सेल से वो इनवॉइस जब इशू करेगा फिर तो टोटल पे टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। अब अगर तो वो पीओएस से इनवॉइस इशू करता है तो फिर तो इसमें कोई नहीं कि उससे वो अगर ज़्यादा भी कंज्यूमर से ले रहा है लेकिन टैक्स तो पूरा पे कर रहा है। लेकिन क्या करते हैं कि वो पीओएस से इंटीग्रेट होकर पीओएस से इनवॉइसेस इशू नहीं करते, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है कि वो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट भी कर लेते हैं और वो गवर्नमेंट को पे भी नहीं करते और कंज्यूमर को भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेक ऑफ एक्यूरेट ट्रांजैक्शन डिटेल हिंडर्स एफबीआर's टैक्स मॉनिटरिंग से वो हिंडर करते हैं एंड एफबीआर मेजर्स फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस। एडवांस रियल टाइम ट्रैकिंग टूल्स फॉर द सेल्स डाटा जो है वो होना चाहिए कि वो अगर पीओएस से करें। स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लाइंस के लिए होनी चाहिए और रेगुलर ऑडिट ऑफ द रिटेलर्स एंड रिटेल रिकॉर्ड का लिए ज़रूरी है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अबाउट द पीओएस बेनिफिट्स, कि कंज्यूमर को भी अब अगर अवेयरनेस दी जाए कि आप जब पीओएस से खरीदेंगे तो आपको चीज़ सस्ती पड़ेगी, आपका बेनिफिट है इसमें, तो इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मेरा भी मकसद ये है कि मैं पीपल्स अवाम को अवेयर करूँ अपने राइट्स के बारे में कि आप अगर टैक्स दे भी रहे हैं और गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जा रहा तो ये आपका राइट है कि आपने टैक्स पे किया है तो वो गवर्नमेंट के पास जमा होना चाहिए इंडायरेक्ट टैक्स। तो मेरा मकसद भी एजुकेट करना है, तो मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। एंड स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑन पीओएस रूल्स, पीओएस रूल्स के रिलेटेड जो इन्फोर्समेंट है वो भी स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। देन द मैटर्स रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन के लिए है अबॉलिश ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स regime led to the pricing challenging in the electric goods sector, manufacturer not responsible for including a full value addition in retail price, के वो रिटेल प्राइस में वैल्यू एडिशन क्योंकि उनकी इंक्लूड होती है। लेक ऑफ गाइडलाइन रिजल्ट्स इन द आर्बिट्रेरी प्राइसेस एंड पोटेंशियल ओवर प्राइसिंग। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट का केस भी है 2019 का रूलिंग जो मैसेज गोहर इलेक्ट्रॉनिक्स पे है
कि अब अगर तो प्राइस उसकी मेंशन उस पर नहीं की तो उसमें ओवर प्राइसिंग करके वो बेचते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ कंज्यूमर के लिए हवाले से। तो कॉल फॉर रेगुलेटरी ओवरसाइट्स टू एस्टैब्लिश या रिटेल प्राइस स्टैंडर्ड के रिटेल प्राइस स्टैंडर्ड जो हैं वो मुहैया होने चाहिए, जिसकी वजह से वो पूरा चार्ज कर सकें, ज़्यादा ना चार्ज करें। एम्फेसाइज द नीड फॉर द कम्प्रीहेंसिव पॉलिसीज टू एंश्योर द फेयर प्राइस के प्राइस जो है हमेशा से जायज़ होनी चाहिए, ज़्यादा ना हो। absence of special procedure for confiscation of goods lacking of printing embossed retail price, क्योंकि ये सेल्स टैक्स में अभी तक तो ला नहीं है कि उसको कर लिया जाए कि चीज़ें जो हैं उनको कॉन्फिस्केट कर लिया जाए अगर उसके ऊपर नहीं रिटेल प्राइस लिखी हुई, तो ये भी ला बनने की ज़रूरत है। सेक्शन 33 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट पेनलाइज द गुड विदाउट रिटेल प्राइस विद द कॉन्फिस्केशन। lack of procedural framework in sale tax rules 26, limited enforcement, नो क्लियर प्रोटोकॉल फॉर आइडेंटिफाइंग द कन्फिस्केशन ऑफ नॉन कंप्लाइंट गुड्स, के वो क्लियर नहीं है रूल्स में कि कन्फिस्केट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर इसमें होना चाहिए कि कॉन्फिस्केट कर लेंगे अगर उस पर प्राइस प्रिंटेड नहीं है, ताकि वो कंज्यूमर की भी बचत हो और टैक्स भी गवर्नमेंट के पास पूरा आए। इन्फोर्समेंट गैप हिंडर्स द कंसिस्टेंट एक्शन अगेंस्ट द वायोलेटर्स, जो वायोलेशन कर रहे हैं तो उसके इन्फोर्समेंट्स जो है उसकी पूरी होनी चाहिए ताकि इन्फोर्स करके उससे टैक्स पूरा लिया जाए। अब इमीडिएट अटेंशन की अगर मैं बात करूं तो इशू ऑफ फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का इस सेक्टर में बहुत आ रहा है। उसकी वजह यह है कि टैक्स तो पे हो जाता है लेकिन फ्लाइंग और फेक इनवॉइसेस के लिए ये आला कार बन जाते हैं। फेक इनवॉइसेस क्रिएट सिग्निफिकेंट टैक्स इन्फोर्समेंट चैलेंजेस, जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट के जो चैलेंजेस हैं वो उनमें भी इफेक्ट आ रहा है। लेक ऑफ कंट्रोल है अराउंड फाइलर्स ऑपरेटर्स लॉगन क्रेडेंशियल्स एनेबल द मैनिपुलेशन। तो इसमें जो अब लॉगन किसी का अवेल कर लेते हैं, होता क्या है कि किसी भी टैक्स पेयर का जो लॉगन यूज़ नहीं हो रहा उस लॉग को क्रीडेंशियल्स जो हैं उसको अवेल करने के बाद उस पर इनवॉइसेस डालते जाते हैं या वो उसकी इनवॉइसेस क्लेम कर लेता है अपना इनपुट बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से उसका इनपुट जो है वो इन्हेंस हो जाता है, जिसके अगेंस्ट वो फेक इनवॉइसेस इशू कर देते हैं। fraudulent pattern including the fictitious sale entries in the annexure C and annexure A में fictitious, जिसकी वजह से ये फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस की वजह से हो जाती हैं, तो उसका इनपुट इनहेंस हो जाता है जो बाद में कहीं फेक इनवॉइसेस के लिए यूज़ होता है। बायर्स क्लेम इनपुट टैक्स ऑन द फेक ट्रांजेक्शन ड्यू टू अ सिस्टम गैप, absence of robust verification and real time monitoring of a प्रैक्टिकल टैक्स फ्रॉड का ये वजह बनती है कि उसको ऑन टाइम इसको हम कर नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते, रियल टाइम उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। रियल टाइम मॉनिटरिंग ना होने की वजह से परपेचुअल टैक्स फ्रॉड का ये काज बनते हैं। तो इसको वेरिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है कि ऑन टाइम वेरीफाई हो। तो ये इसका पहला पार्ट था। इंशाल्लाह मैं अभी इसके बाद सेकंड पार्ट भी इसका इशू होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप अगर चाहते हैं कि आप इसको टैक्सेशन को की लर्निंग करते रहें तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।